गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में अपन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी की प्रॉपर्टीज गुणधर्म। इससे पहले 4 प्रॉपर्टी को अपन ने डिस्कस पहले कर दिया था। पहली परमाणुवीय व आयनिक त्रिज्या, दूसरा आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, तीसरा जो है इसमें धात्विक प्रकृति और चौथा है ऑक्सीकरण अवस्था। उसके बाद में अगला जो गुण है उत्प्रेरकीय गुण। अब उत्प्रेरकीय गुण के अंदर अधिकांश संक्रमण धातुएं या मिश्र धातु या उससे बने जो यौगिक है वो अपूर्ण डी कक्षक युक्त विन्यास होने के कारण विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने में काम आती है। ये जो संक्रमण धातुएं हैं वो उत्प्रेरक के रूप में अधिक सक्रिय होती है। उत्प्रेरक होता क्या है? उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह बाह्य पदार्थ है जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, परंतु उसके स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है और विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। जैसे कुछ मैं एग्जाम्पल लिखता हूं जिसमें संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त हो रही है। इसमें एग्जाम्पल में से कौन सी संक्रमण धातु उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जैसे पहला है वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। अब वनस्पति तेल जैसे CH डबल बॉन्ड CH_CRR, ये कोई असंतृप्त वसा अम्ल है। वनस्पति तेल, इसका हाइड्रोजनीकरण किया जाए, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। RCH2 CH2 COOR, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बन जाएगा। असंतृप्त वसा अम्ल से संतृप्त वसा अम्ल बन जाएगा, जिसके अंदर निकल है संक्रमण धातु, ये उत्प्रेरक का कार्य करती है। ये तो प्रश्न आ जाए वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन सी संक्रमण धातु प्रयुक्त होती है, तो निकल धातु जो है वो वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलती है। ये इसके अंदर जो असंतृप्त वनस्पति तेल है वो संतृप्त वसा अम्ल वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण है, हेबर विधि में, हेबर विधि के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया करे तो NH3 अमोनिया बनता है। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो 2 3 दूनी 6, ये 3, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से NH3 अमोनिया का निर्माण होता है। तो यहाँ उत्प्रेरक के रूप में FeMO प्रयुक्त होता है। Fe आयरन जो है ये लोहा, ये संक्रमण धातु है, और MO ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। मोलिब्डेनम जो है वो वर्धक का कार्य करता है, ये इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो आयरन मोलिब्डेनम जो है FeMO ये हेबर विधि में उत्प्रेरक का कार्य करती है। इसी प्रकार जैसे एथीन का बहुलीकरण किया जाए, जैसे N अणु CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन के लिए, और यहाँ पर इसका पेरोक्साइड की उपस्थिति में बहुलीकरण किया जाए, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, या इसके अंदर संक्रमण धातु उत्प्रेरक ले जैसे TiCl4, क्योंकि इसमें बहुलक चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें 2 प्रकार के बनते हैं, LDPE और HDPE, लो डेंसिटी पॉलीएथीन और हाई डेंसिटी पॉलीएथीन। एक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, एक जिगलर नट्टा उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर ये पॉलीएथीन बन जाएगी। तो एथीन का बहुलीकरण किया जाए तो पॉलीएथीन बन जाएगी, जिसके अंदर TiCl4 में, जिसमें टाइटेनियम जो है ये डी ब्लॉक प्रथम 3D श्रेणी की धातु है जो उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। इसी प्रकार ओस्टवाल्ड प्रक्रम में, ओस्टवाल्ड प्रक्रम के अंदर
HNO3 नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। जैसे NH3 की क्रिया O2 के साथ करे NO प्लस H2O बन जाएगा। फिर इसको बैलेंस कर लेते हैं, 4 नाइट्रोजन 4 NO, 4 × 3 12 हो गए हाइड्रोजन, 6 दूनी 12, 6 और 4 10 ऑक्सीजन, तो 5 दूनी 10। तो अमोनिया और ऑक्सीजन की क्रिया से नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ जल बन रहा है, तो यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम काम में आता है। ये 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया होती है, तो ये प्लेटिनम जो है ओस्टवाल्ड प्रक्रम के अंदर संक्रमण धातु, ये उत्प्रेरक का कार्य करती है। इसी प्रकार संपर्श प्रक्रम जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया O2 के साथ करे SO3 बन जाएगा, तो उसमें भी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, वेनेडियम जो है वो संक्रमण धातु, वो उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें उत्प्रेरक के रूप में संक्रमण धातुएं हैं जो इन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करती है। जैसे वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। हेबर विधि में N2H2 से NH3 के निर्माण में आयरन मोलिब्डेनम उत्प्रेरक का कार्य करता है। एथिन से पॉलीएथिन बनने में TiCl4, ये टाइटेनियम जो है ये संक्रमण धातु उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होती है। या इसमें ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम TiCl4, इसको जिगलर नट्टा उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। और ओस्टवाल्ड प्रक्रम के अंदर अमोनिया ऑक्सीजन के साथ NOH2O बनता है, तो यहाँ पर ये प्लेटिनम है वो संक्रमण धातु उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो ये जो उत्प्रेरक है ये किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं, क्योंकि इससे पहले केमिकल काइनेटिक्स में अपन ने पढ़ा है कि अभिक्रिया का वेग सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उत्प्रेरक क्या करेगा, सक्रियण ऊर्जा को कम करेगा और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, उस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, मतलब अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, तो सक्रियण ऊर्जा को कम कर लेगा, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, अभिक्रिया तीव्र गति से हो जाएगी। तो ये कुछ तीर के ऊपर जो लिखे हुए संक्रमण धातु या उससे बने यौगिक, ये उत्प्रेरक के रूप में यह कार्य कर रहे हैं, ये इन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर रहे हैं। तो संक्रमण धातु या उससे बने यौगिक या मिश्र धातुएं अपूर्ण डी कक्षक युक्त विन्यास होने के कारण उत्प्रेरक के प्रति अधिक सक्रिय होती है और विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करती है। तो इसमें ये एग्जाम्पल याद रखना। उसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण, फिर रंग, अंतराकाशी यौगिक और मिश्र धातुओं का निर्माण। अब चुंबकीय गुण जो पहले चैप्टर में भी अपन ने डिस्कस किया था कि संक्रमण धातुओं के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं अपूर्ण डी कक्षक युक्त विन्यास होने से, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करता है। तो इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गति होती है, एक तो नाभिक के चारों ओर होती है कक्षीय गति, और एक इलेक्ट्रॉन की स्वयं की अक्ष पे होती है चक्रण गति। और दोनों प्रकार की गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो कुल चुंबकीय आघूर्ण जो होगा म्यू बराबर म्यू एल प्लस म्यू एस। म्यू एल का मतलब है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और म्यू एस का मतलब है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो ये कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का जो योग है ये कुल चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। और चुंबकीय आघूर्ण की जो इकाई होती है वो बोर मैग्नेटॉन होती है, बोर मैग्नेटॉन BM। और एक बोर मैग्नेटॉन बराबर होता है EH/4πmc, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट प्लांक कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन का मास, ये प्रकाश का वेग। तो इस पे जो मान है एक बोर मैग्नेटॉन का, ये मान याद रखना 9.27 × 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है बोर मैग्नेटॉन, जिसका परिमाण बहुत ही कम होता है 9.27 × 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। और उपसहसंयोजक यौगिक है जो संकुल यौगिक बनाते हैं। तो संकुल यौगिक के अंदर
संक्रमण धातु का चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए जो फॉर्मूला है म्यू बराबर अंडर एन कोष्टक एन प्लस 2, जहाँ एन जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। आगे अपन नवा चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें भी इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी संक्रमण धातु आयन कोई कंपाउंड दे देंगे कॉम्प्लेक्स और उसमें कहेंगे इसमें संक्रमण धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण बताओ, तो इसके अंदर अंडर एन ब्रैकेट एन प्लस 2 वाला फॉर्मूला लगेगा, जहाँ एन है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो जो ये संक्रमण धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति के कारण इनमें कक्षीय चक्रण गति होती है और चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है बोर मैग्नेटॉन, जिसका परिमाण बहुत ही कम होता है 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और उपसहसंयोजक यौगिक जो है या संकुल यौगिक, उसमें संक्रमण धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम में लिया जाता है, जहाँ एन है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। उसके बाद में हम जानते हैं कि चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस को मुख्यतः 3 भाग है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लो चुंबकीय। टोटल तो अपन पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, 5 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय, प्रति लो चुंबकीय और लघु लो चुंबकीय। लेकिन मुख्य रूप से ठोस पदार्थ को 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला है अनुचुंबकीय ठोस, पैरामैग्नेटिक। उसके बाद दूसरा है प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक, और तीसरा है लो चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। अब समझना अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय क्या होता है। अनुचुंबकीय का मतलब है वे संक्रमण धातु आयन या उससे बने यौगिक जो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में दुर्बल आकर्षण दर्शाते हैं। जैसे 2 चुंबकीय ध्रुव है N और S, और ये इन 2 ध्रुव के बीच में पदार्थ रख दिया है। अब इसमें ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो क्या होगा, इन दोनों ध्रुव में से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी, वो चुंबकीय बल रेखाएं उस पदार्थ से आकर्षित होती है, उस पदार्थ में से होकर गुजरती है। इसका मतलब ये आकर्षण को दर्शाता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं उस पदार्थ की ओर आकर्षित होती है, तो ये आकर्षण को दर्शाता है। और अनुचुंबकीय के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो आकर्षण है वो दुर्बल होता है, क्योंकि जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर चुंबकत्व का गुण है वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए इनसे अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट गुण है कि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। वे संक्रमण धातु आयन लोगे जैसे Fe2+ है, Fe3+ है, जैसे क्रोमियम 3+ है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज जैसे Mn2+, आयरन, कोबाल्ट, CO2+, निकल, Ni2+, वे संक्रमण धातु आयन लेने हैं जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। वे अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाएंगे। और ताप बढ़ाने पर, तो ये अनुचुंबकत्व जो है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ताप बढ़ाओगे तो चुंबकीय गुण है वो कम हो जाएगा, अनुचुंबकीय आकर्षण का जो गुण है वो घटता जाता है। और इसमें अस्थायी चुंबकत्व का गुण है, क्योंकि जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र हटाओगे तो इसमें चुंबकीय प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा, चुंबकत्व गुण है वो समाप्त हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय में क्या होगा, वे संक्रमण धातु आयन या उससे बने यौगिक लिए जाते हैं, जैसे Sc3+, Ti4+, V5+, Cu+, Zn2+, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते, और विपरीत चक्रण में होने के कारण इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो 0 होता है।
और ये जो संक्रमण धातु आयन या उससे बने यौगिक जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रतिकर्षण को दर्शाते हैं कि N और S के बीच में ये कोई पदार्थ रख दिया और प्रति चुंबकीय है, इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाएं उस पदार्थ से दूर हटती है। ये चुंबकीय बल रेखाएं उस पदार्थ से दूर जा रही है, इसका मतलब ये प्रतिकर्षण को दर्शा रहा है। यहाँ पर ये चुंबकीय बल रेखा उस पदार्थ की ओर आकर्षित हो रही है, इस पदार्थ में से होकर गुजर रही है, तो ये आकर्षण को बता रहा है। और दुर्बल है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र हटाओगे तो चुंबकत्व का गुण समाप्त हो रहा है, तो ये अस्थायी चुंबकीय गुण है जो अनुचुंबकीय में होता है, क्योंकि यहाँ पर भी ये सेम कंडीशन होगी, लेकिन यहाँ स्थायी चुंबकत्व होगा। चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी इसमें चुंबकत्व का गुण है वो बना रहता है। तो प्रति चुंबकीय वे संक्रमण धातु आयन या उससे बने यौगिक जो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रतिकर्षण को दर्शाते हैं। मतलब चुंबकीय ध्रुव N और S के बीच में रखते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं उस पदार्थ से दूर हटती है, उस पदार्थ से दूर जाती है, तो ये प्रतिकर्षण को दर्शाता है। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होता नहीं है। और युग्मित होने के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में एक दूसरे के विपरीत चक्रण में होते हैं, और विपरीत चक्रण में होने के कारण इनमें चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। और प्रति चुंबकत्व का गुण है वो ताप पर निर्भर करता नहीं है। इसी प्रकार लोह चुंबकीय में क्या होगा, ये संक्रमण धातु या उससे बने यौगिक जो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रबल आकर्षण दर्शाते, ये वाली स्थिति है। अनुचुंबकीय में भी आकर्षण है और लोह चुंबकीय में भी आकर्षण है। अनुचुंबकीय के अंदर आकर्षण दुर्बल है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर चुंबकत्व का गुण है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ आकर्षण प्रबल है। यदि चुंबकीय क्षेत्र हटाओगे तो भी इसमें चुंबकत्व का गुण जो है वो बना रहता है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल है। इसी प्रकार मैग्नीज से बनी मिश्र धातुएं हैं, इसी प्रकार Fe3O4 है, ठीक है। तो ये आयरन, कोबाल्ट, निकल या जैसे मैग्नेटाइट या मैग्नीज से बनी मिश्र धातुएं, मैग्नीज से बनी मिश्र धातुएं जो है ये सभी लोह चुंबकीय प्रकृति को दर्शाती है और इनमें चुंबकीय गुण जो है वो प्रबल होता है। उसके अलावा इसमें पहले चैप्टर में अपन ने इसके डोमेन को भी डिस्कस किया था कि लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर धातु आयन छोटे छोटे खंड बनाता है, उन छोटे छोटे खंडों को डोमेन कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में डोमेन जो है वो अव्यवस्थित होते हैं, और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में डोमेन जो है वो एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। एक ही दिशा में व्यवस्थित होने से चुंबकीय आघूर्ण का मान भी बना रहता है, तो ये डोमेन का विन्यास भी इसमें दे सकते हैं। उसके अलावा इसमें ताप बढ़ाओ या इसके ऊपर छोट कर दी जाए तो इसके अंदर धीरे धीरे चुंबकीय गुण है वो नष्ट होता जाता है। तो ये चुंबकीय प्रकृति थी, जिसमें मुख्य रूप से संक्रमण धातुओं को 3 प्रकार से वर्गीकृत कर देते हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय। उसके बाद में है रंग, कि अधिकांश संक्रमण धातुओं से बने यौगिक जो है वो रंगीन होते हैं। तो रंग का क्या कारण है कि वे संक्रमण धातु आयन जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जो अनुचुंबकीय प्रकृति को दर्शाते हैं, वे रंगीन होते हैं। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वे रंगीन होते हैं, वे अनुचुंबकीय प्रकृति को दर्शाते हैं। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, इसका मतलब वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति को दर्शाता है और वे रंगहीन होते हैं। जैसे अभी प्रतिचुंबकीय के एग्जाम्पल लिखे थे, Sc3+, Ti4+, V5+, Cu+, Zn2+, तो ये रंगहीन होते हैं, क्योंकि इसमें किसी में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते नहीं हैं, और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति को दर्शा रहे। तो ये कलरलेस होते हैं, इसमें
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये रंगहीन है। इसके अलावा इनमें रंग का एक और डी संक्रमण भी है। डी संक्रमण के कारण भी संकुल यौगिक रंग दर्शाते हैं, जो अपन नवे चैप्टर जो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर CFT को पढ़ेंगे। जैसे डी उपकोष के अंदर 5 डी कक्षक होते, 1 2 3 4 5, जैसे DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2, DZ2। ये जो 2 डी है इनको कहते हैं EG कक्षक और इनको कहते हैं T2G कक्षक। जैसे ये लिगेंड से जुड़ते हैं तो इसमें 2 भागों में विपाटित हो जाते हैं, इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, तब इसमें EG ऊपर चला जाएगा और T2G नीचे आ जाएगा। ये T2G, ठीक है, इनके बीच का ये ऊर्जा अंतराल है। यहाँ पर EG कक्षक में ये ऊर्जा की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ घट जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है 1 डेल O या 10 D कूलम होता है, ठीक है। अब यहाँ कितने की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो प्लस ये 3/5 या इसको कह सकते हैं प्लस 0.6 डेल O या 6 D कूलम की वृद्धि हो जाती है। और यहाँ पर कमी हुई है -2/5 या -0.4 डेल O या D कूलम की कमी हो जाती है। माइनस कमी के कारण लगाते हैं, प्लस वृद्धि के कारण है। अब इसमें क्या होता है, जैसे TiH2O6 3+ बैंगनी रंग क्यों दर्शाता है, अपन को पता है कि Ti3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3D1। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन होता है जो इस T2G में आ जाता है। ये क्या करता है 498 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के मान पर ये एक विशेष रंग को अवशोषित करता है और T2G से EG में इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देता है। और T2G से EG में जो इलेक्ट्रॉन जाता है इसको कहते हैं DD संक्रमण। और इस DD संक्रमण के कारण ये संकुल यौगिक जो है वो बैंगनी रंग दर्शाता है। ये अपन नवे चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें कलर वाला जो टॉपिक है उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कोई भी दृश्य प्रकाश क्षेत्र में किस रंग को अवशोषित करता है तो उसका पूरक रंग दिखाई देता है। अब किस रंग का पूरक रंग कौन सा होता है वो अपन मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस करूंगा। तो ये कलर वाला जो टॉपिक है ये आप नवे चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पढ़ना, वहां इसको डिटेल में पढ़ाया। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये T2G क्या है, EG क्या है, क्योंकि इसके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CFT पढ़नी पड़ती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके अंदर VBT के बाद CFT पढ़ाएंगे, तब ये डिटेल में समझ में आएगा कि EG क्या है, T2G क्या है, विपाटन किस प्रकार होता है। अष्टफलकीय में ये है, चतुष्फलकीय संकुल यौगिक है तो विपाटन किस प्रकार से होता है। तो ये जो कलर वाला टॉपिक है ये 90 पार्ट में डिटेल में समझाया है। यहाँ पर तो तुम्हें एक ही चीज याद रखनी है कि वे संक्रमण धातु आयन जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वे अनुचुंबकीय प्रकृति को दर्शाएंगे, रंगीन होंगे। और जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, वे रंगहीन होंगे। उसके बाद में अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं, ये परिभाषा पूछी जाती है, डेफिनेशन। अंतराकाशी यौगिक का मतलब संक्रमण धातुओं की क्रिस्टलीय संरचना में जो निबिड़ संकुलन होता है, अवयवी कण पास पास आते हैं, तो निबिड़ संकुलन होने पर ये जैसे निबिड़ संकुलन हो रहा है तो निबिड़ संकुलन होने पर उनके बीच में कुछ खाली स्थान रह जाते हैं, ये खाली स्थान कहलाते हैं अंतराकाश। और इस खाली स्थान में छोटे आकार के अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन आ जाते हैं। ये अधातु परमाणु इस अंतराकाश में आ जाते हैं, तो ये जो यौगिक बना है उसको कहते हैं अंतराकाशी यौगिक। और इसका जो संगठन है वो अधातु और धातु परमाणु की त्रिज्या पर निर्भर करता है, जिसके कारण ये कठोर होते हैं, इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है, इनका गलनांक क्वथनांक अधिक होता है। जैसे SiC सिलिकॉन कार्बाइड है, जैसे Mn4n मैग्नीज नाइट्राइड है, इसी प्रकार जैसे टाइटेनियम हाइड्राइड है, वेनेडियम हाइड्राइड है। तो संक्रमण धातु के साथ में अधातु जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन,
तो वे अरहस्य समीकरणमिति यौगिक जो है वो अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कई बार आती है कि अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो संक्रमण धातुओं के अंदर निबिड़ संकुलन होने पर अवयवी कण पास पास आते हैं, तो निबिड़ संकुलन के बाद कुछ खाली स्थान शेष रह जाते हैं, जिनको अंतराकाशी स्थल कहते हैं, जिसमें छोटे आकार के अधातु परमाणु आ जाते हैं। उससे बने जो यौगिक हैं वो अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं, जिनका संगठन अधातु और धातु परमाणु की त्रिज्या पे निर्भर करता है। और ये अधातु परमाणु यहाँ बीच में आ जाते हैं तो ये अंतराकाशी यौगिक कठोर हो जाता है, उनकी गलनांक पदांक अधिक हो जाता है, इनकी चालकता अधिक होती है। और लास्ट है अपना मिश्र धातुओं का निर्माण। मिश्र धातुएं क्या है, तो संक्रमण धातुओं का आकार लगभग समान होने के कारण जब दो या दो से अधिक संक्रमण धातुओं को आपस में मिश्रित किया जाता है तो उसे मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे Cu प्लस Zn, कॉपर के साथ जिंक को मिक्स करोगे तो यहाँ पर ये मिश्र धातु जो है वो पीतल बन जाएगी। इसी प्रकार जैसे Cu प्लस टीन, कॉपर के साथ टीन मिक्स करोगे तो ये कांसा बन जाएगा। इसी प्रकार आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल को मिक्स करते हैं तो ये स्टेनलेस स्टील बनता है। तो जब दो या दो से अधिक संक्रमण धातुओं को मिश्रित किया जाता है तो मिश्र धातुएं बनती है। कॉपर प्लस Zn से जैसे पीतल बनता है, इसी प्रकार कॉपर के साथ टीन मिक्स करे तो कांसा बनता है, कांसे पीतल के बर्तन बनते हैं। इसी प्रकार आयरन क्रोमियम निकल को मिक्स करे तो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील बनता है। तो इस प्रकार से क्रोम स्टील है, टंगस्टन स्टील है। तो ये प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी के कुछ गुणधर्म थे। पहला परमाणुीय आयनिक त्रिज्या, दूसरा आयनन ऊर्जा, तीसरा धात्विक प्रकृति, उसके बाद में ऑक्सीकरण अवस्था। ये इससे पहले वीडियो में डिस्कस किए थे। आज अपन ने ये डिस्कस किए उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय प्रकृति, रंग, कलर के लिए डिटेल में। इससे अगला जो ये चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें इसको डिटेल में समझाया हुआ है। और अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं और मिश्र धातुएं क्या होती है, इनका यूज क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं F ब्लॉक तत्वों को शुरू करेंगे, जिसमें लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज को अपन पढ़ाएंगे। थैंक यू।